सुप्रभात बच्चों, दूरदर्शन के स्वयं प्रभा चैनल पर मैं आलोक गोयल प्रधानाचार्य एवं रसायन विज्ञान प्रवक्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, क्या आप जानते हो पीतल धातु क्या होती है? पीतल धातु कॉपर और जिंक धातु का मिश्रण होती है। हमारे आभूषण किस धातु के बने होते हैं? लोहे का सूत्र क्या है? परमाणु भट्टी में किस परमाणु के नाभिकीय विखंडन से ऊर्जा प्राप्त होती है? बच्चों, आज हम इन्हीं तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। ये सब हैं डी और एफ ब्लॉक के तत्व। पीतल धातु कॉपर और जिंक का मिश्रण होती है। कॉपर और जिंक डी ब्लॉक के तत्वों में आते हैं। इसी तरह लोहे का सूत्र होता है Fe आयरन, ये भी डी ब्लॉक में है। परमाणु भट्टी में यूरेनियम और प्लूटोनियम का विघटन होता है जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये एफ ब्लॉक के तत्व हैं। तो आज हम पढ़ेंगे डी और एफ ब्लॉक तत्वों के मुख्य लक्षण। तो बच्चे शुरू करते हैं डी ब्लॉक तत्वों के लक्षण। इससे पहले पढ़ेंगे डी ब्लॉक तत्वों की आवर्त सारणी में 4 श्रेणियां हैं, 4 पंक्तियां हैं। पहली पंक्ति है 3D। ये पंक्ति स्कैंडियम 21 से जड़न 30 तक है। ये जो गुलाबी वाले एलिमेंट आप देख रहे हैं ये सब डी ब्लॉक के हैं। दूसरी पंक्ति है 4D श्रेणी। इस श्रेणी के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D कक्षक में आता है। इसमें जेट्रियम 39 से कैडमियम 48 तक तत्व रखे गए हैं। तीसरी पंक्ति होती है 5D श्रेणी। इसमें लेंथेनम 57 तथा HF72 से मरकरी 80 तक तत्व रखे गए हैं। चौथी पंक्ति होती है 6D श्रेणी। इसमें AC 89 तथा रदरफोर्डियम 104 से कॉपर्निशियम 112 तक के तत्व रखे गए हैं। बच्चों, आवर्त सारणी में डी ब्लॉक तत्वों की स्थिति S और P ब्लॉक के मध्य होती है। किनारे की 2 ग्रुप S ब्लॉक के हैं, उधर वाले P ब्लॉक के हैं और बीच में डी ब्लॉक रखा है। डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं क्योंकि इनकी स्थिति S और P ब्लॉक के मध्य में होती है। डी ब्लॉक के तत्वों में 3rd ग्रुप, 4th ग्रुप, 5th ग्रुप, 6th ग्रुप, 7th ग्रुप, 8th ग्रुप, 9th ग्रुप, 10, 11, 12 वर्ग के तत्व रखे गए हैं। ये IUPAC के अनुसार है। पुरानी पद्धति के अनुसार इस वर्ग को 3rd भी कहते थे, 3rd भी, 4th भी, 5th भी, 6th भी, 7th भी, फिर 8, 9, 10 ये 8th ग्रुप की 3 पंक्तियां होती थी और 11th को फर्स्ट भी कहते थे और 12th को सेकंड भी कहते थे। अब हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक तत्वों के प्रमुख लक्षण, जिसमें पहले हेडिंग होगा, पहली बात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। डी ब्लॉक के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश से पिछले कोश अर्थात n-1 कोश के डी कक्षक में प्रवेश करते हैं। जैसे कि आप जानते हो बाह्य कोश को n कहते हैं। तो डी ब्लॉक तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर वाले कोश के डी कक्षक में आते हैं। जैसे कि स्कैंडियम 21 परमाणु क्रमांक है, इसका बनेगा बोलबरी से बनेगा 2892। sp2 आप बनाए तो बनेगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d1। उसके बाद टाइटेनियम 22 आ जाता है तो इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में आएगा। विन्यास बनेगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2। तो इन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश से पिछले कोश अर्थात n-1 कोश के डी कक्षक में आता है। डी ब्लॉक की पहचान है। डी ब्लॉक के तत्वों के बाह्य कोश में एक है 2 इलेक्ट्रॉन और उससे पिछले कोश में 9 से लेकर 18 इलेक्ट्रॉन तक होते हैं। जैसे कि आखिरी तत्व है जिंक। जड़न का टेक्नस बनेगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d10। डी ब्लॉक तत्वों को मैंने कहा संक्रमण तत्व भी कहते हैं, जबकि संक्रमण तत्वों की परिभाषा के अनुसार संक्रमण तत्व वो तत्व हैं जिनके 2 कोश पूर्ण होते हैं। संक्रमण तत्वों के बाह्य कोश में एक है 2 इलेक्ट्रॉन और उससे पिछले कोश में 9 से लेकर 17 इलेक्ट्रॉन तक होते हैं। तो इस परिभाषा के अनुसार कॉपर और जिंक की श्रेणियां, ये पंक्तियां संक्रमण तत्व नहीं है क्योंकि इनके बाहर से अंदर वाले कोश में 18 इलेक्ट्रॉन है। किंतु ये डी ब्लॉक के सदस्य हैं और इनके गुण भी मिलते हैं डी ब्लॉक से, इसलिए इनको भी संक्रमण तत्व मान लेते हैं। तो ये बात टर्निंग विन्यास की कि इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश से पिछले कोश अर्थात n-1 कोश के डी कक्षक में प्रवेश करता है। उसके बाद संयुक्ता। बच्चों, आपने पढ़ा होगा साधारणतया
बंध बनाने में केवल बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं, किंतु डी ब्लॉक में ये गुण है कि डी ब्लॉक तत्वों में बाह्य कोश के अतिरिक्त उससे अंदर वाले कोश के इलेक्ट्रॉन भी बंध बनाने में भाग लेते हैं, जिससे इनकी संयोजकता परिवर्ती वेरिएबल हो जाती है। जैसे आपने सुना होगा कापर की संयोजकता चुप्रस में 1 और चुप्रिक में 2 होती है। अगर Cu 1+ है तो उसे चुप्रस कहेंगे, Cu 2 पॉजिटिव है चुप्रिक कहेंगे। इसी प्रकार आयरन की संयोजकता फेरस में 2 और फेरिक में 3 होती है, Fe+ फेरस, Fe+ फेरिक। तो डी ब्लॉक में ये गुण है कि इनमें बाह्य कोश के अतिरिक्त उससे अंदर वाले कोश के इलेक्ट्रॉन भी रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं, जिससे इनकी संयोजकता परिवर्तित यानी वेरिएबल हो जाती है। उसके बाद परमाणु त्रिज्याएं, एटॉमिक रेडियाई, आवर्त में आगे जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने पर परमाणु त्रिज्याएं क्रमशः घटती हैं, क्योंकि प्रभावी नाम के बढ़ता जाता है, किंतु जो आखिरी एलिमेंट हैं उनकी परमाणु त्रिज्याएं कुछ अधिक हो जाती हैं, क्योंकि उनमें प्रतिकर्षण बल इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकर्षण बल प्रभावी नाम के आवेश से अधिक हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग होगा गलनांक वक्रांक। बच्चों, डी ब्लॉक के तत्व के जो परमाणु होते हैं वो आपस में धात्विक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। धात्विक बंध अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ने से अधिक मजबूत हो जाते हैं, तो श्रेणी के मध्यांतक गलनांक वक्रांक बढ़ते हैं, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है। किंतु Mn के बाद जैसे Fe हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉन अब युग्मित होने शुरू हो जाते हैं, तो गलनांक वक्रांक घटने लगते हैं। तो श्रेणी के मध्यांतक यानी कि Mn तक, एक्टिनियम तक गलनांक वक्रांक बढ़ते हैं, उसके बाद धीरे धीरे कम होने लगते हैं, क्योंकि युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है और धात्विक बंध कमजोर होते जाते हैं। इसके बाद बच्चों रंगीन आयन, अगला हेडिंग होगा रंगीन आयन। डी ब्लॉक के तत्वों में ये गुण है कि इनके जिन तत्वों के आयनों के डी कोश अपूर्ण होते हैं, जिन आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, वह रंगीन यौगिक और रंगीन आयन बनाते हैं। जैसे Cu 1+ होगा, इसमें डी पूरा आया, D10, Cu पॉजिटिव में विन्यास बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 310। तो इसमें डी कुछ पूरा आया तो ये कलरलेस यानी रंगहीन होगा। और Cu2 पॉजिटिव में डी अपूर्ण आएगा, डी में होंगे युग्मित इलेक्ट्रॉन, इसमें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 बनेगा, तो ये कलर्ड होगा, नीला होगा। तो डी ब्लॉक में ये गुण है कि डी ब्लॉक के तत्वों के जिन आयनों के डी कोश अपूर्ण होते हैं, जिन आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, वो आयन कलर्ड होते हैं। जैसे क्यूप्रिक आयन नीले रंग के होते हैं, कोबाल्ट आयन गुलाबी रंग के होते हैं। अब ऐसा क्यों? क्यूप्रिक आयन नीले रंग के हैं, कोबाल्ट आयन लाल गुलाबी रंग के होते हैं। ऐसा होता है डीडी संक्रमण के कारण। ऐसा होता है डीडी संक्रमण के कारण। जब संक्रमण धातु अथवा आयन पर दृश्य प्रकाश गिरता है, तब कम ऊर्जा के डी कक्षा में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा की डी कक्षा में पहुंच जाते हैं। इस क्रिया में एक निश्चित तरंगदैर्घ्य का प्रकाश अवशोषित होता है, शेष प्रकाश परावर्तित हो जाता है। परावर्तित प्रकाश जो है वो अवशोषित प्रकाश के पूरक रंग प्रकट करता है। जैसे कि क्यूप्रिक आयन लाल रंग को अवशोषित करते हैं और नीला रंग परावर्तित करते हैं, तो क्यूप्रिक आयन नीले रंग के हमें दिखाई पड़ते हैं। कोबाल्ट आयन नीले रंग को अवशोषित करते हैं और लाल रंग को परावर्तित करते हैं, तो हमें कोबाल्ट आयन लाल रंग के प्रकट होते हैं। तो डीडी संक्रमण के कारण और डी कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण डी ब्लॉक के तत्वों के आयन और यौगिक रंगीन यानी कलर्ड होते हैं। उसके बाद बच्चों अनुचुंबकीय लक्षण। अनुचुंबकीय लक्षण का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ थोड़ा सा मामूली सा आकर्षित होना, उसे कहते हैं अनुचुंबकीय। एक होता है प्रतिचुंबकीय यानी कि चुंबक से प्रतिकर्षित होना। एक होता है लोह चुंबकीय यानी चुंबकीय क्षेत्र प्रबल रूप से आकर्षित होना। यहाँ हम दो चीजों की बात करेंगे, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। डी ब्लॉक तत्वों के जिन आयनों के डी कोश पूर्ण होते हैं, कंप्लीट होते हैं डी कोश, वह आयन और उनके यौगिक प्रतिचुंबकीय होते हैं, और जिन आयनों के डी कोश अपूर्ण होते हैं, वह आयन के यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं। अब जैसे Cu1+ है, Cu1+ में डी कोश पूर्ण आएगा, D10 आएगा, तो ये प्रतिचुंबकीय होगा। और Cu++ में
डी उपकोष अपूर्ण आएगा, डी में होगा एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन, D9 आएगा, तो ये अनुचुंबकीय होगा। अर्थात जिनमें डी उपकोष पूरा होता है वो आयन रंगहीन होते हैं और प्रतिचुंबकीय होते हैं, और जिन आयनों में डी उपकोष अपूर्ण होता है वह आयन अनुचुंबकीय होते हैं और रंगीन भी होते हैं। ये बात हुई अनुचुंबकीय लक्षण की। फिर बच्चों संकर यौगिक और संकर आयन बनाने का गुण। डी ब्लॉक के तत्वों में संकर यौगिक और संकर आयन बनाने का विशेष गुण होता है। जैसे K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इसी प्रकार CuNH3 4SO4 ये कहलाएंगे संकर यौगिक। टेट्रामीन कॉपर सल्फेट ये कहलाएंगे संकर यौगिक, और इनके जो आयन बनेंगे जिसमें कि धातु होगी और लिगेंड होगा वो कहलाएगा संकर आयन। जैसे कि इसके आयन से K4FeCN6 से आयन बनेंगे 4K आयन बनेगा और FeCN6 ये 50 माइनस, तो ये कहलाएगा इसका संकर आयन। इसके बाद बच्चों धात्विक प्रकृति। डी ब्लॉक के सभी तत्व धातु हैं। इसके बाद बच्चों की प्रॉपर्टी होगी उत्प्रेरक का गुण। डी ब्लॉक के अधिकांश तत्व जैसे आयरन है, कॉपर है, निकिल है, जिंक है, इनमें उत्प्रेरक प्लेटिनम है, इनमें उत्प्रेरक का विशेष गुण होता है। उत्प्रेरक का यह गुण इनमें डी रिक्त डी कक्षक की उपस्थिति, इनकी सतह का अधिक होना, सतह क्षेत्रफल का अधिक होना, इनकी सतह पर मुख्य संरचनाओं की उपस्थिति, इसके कारण डी ब्लॉक के तत्व में उत्प्रेरक का गुण होता है। ये डी ब्लॉक के प्रमुख लक्षण हुए। आप इनको पढ़ेंगे और याद करेंगे, ध्यान रखेंगे। डी ब्लॉक तत्वों का दूसरा नाम है संक्रमण तत्व। अब बच्चों हम आ गए एफ ब्लॉक तत्वों पर। एफ ब्लॉक के मुख्य लक्षण। एफ ब्लॉक तत्वों को आवास सारणी के बाहर रखा गया है। एफ ब्लॉक तत्वों की पहली सीरीज है लेंथेनाइड, इसमें सीरियम 58 से ल्यूटियम 71 तक तत्व रखे गए हैं। दूसरी पंक्ति कहलाती है एक्टिनाइड, इसमें थोरियम 90 से लारेंजियम 103 तक तत्व रखे गए हैं। पहली बात तो ये इन तत्वों को लेंथेनाइड और एक्टिनाइड क्यों कहते हैं? क्योंकि सीरियम 58 से सीरियम 58 से जो पहला तत्व है वो है लेंथेनम 57, तो लेंथेनम के आधार पर इस श्रेणी को कहा लेंथेनाइड। इसी तरह थोरियम 90 से पहले जो तत्व है एक्टिनम 89, उसका नाम है एक्टिनम, तो इस एक्टिनम के नाम के आधार पर इस श्रेणी को कहा एक्टिनाइड। इन तत्वों को आवास सारणी के अंदर स्थान नहीं मिला। वास्तव में तत्व यहाँ आते, देखिए 57 से 71 तक लिखा है, या 72 वाला आ गया। ये 58 से 71 तक ध्यान रखने चाहिए थे, मगर इनको आवास सारणी में रखने पर आवास सारणी की व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाती है, इसलिए इन तत्वों को आवास सारणी के बाहर रखा गया है। ये दोष आज विशेष है, इन तत्वों का आवास सारणी के अंदर स्थान नहीं दिया गया। इसी तरह ये तत्व यहाँ है 89 के बाद 104 वाला आ गया। 90 से लेकर 103 तक के तत्व बाहर रखे गए हैं, इन्हें बोलते हैं एक्टिनाइड। इन तत्वों को भी अंदर रखने पर आवास सारणी की व्यवस्था अनियमित हो जाती है, इन तत्वों को बाहर रखा गया है। दूसरा नाम इनका है आंतरिक संक्रमण तत्व। ध्यान रखेंगे, एफ वाला तत्व का नाम है आंतरिक संक्रमण तत्व। इन तत्वों का आवास सारणी के बाहर दो पंक्ति में स्थान दिया गया है। पहली पंक्ति लेंथेनाइड, इसमें C58 से L71 तक, दूसरी पंक्ति एक्टिनाइड, 90 से लारेंजियम 103 तक तत्व रखे गए हैं। पहली पंक्ति है लेंथेनाइड या 4F श्रेणी, इसमें अंतिम 4F कक्षक में आता है। दूसरी पंक्ति एक्टिनाइड या 5F श्रेणी, इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 5F कक्षक में प्रवेश करता है। अब हम पढ़ेंगे F ब्लॉक के प्रमुख लक्षण। इसमें की पहली हेडिंग, पहला गुण है वो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। F ब्लॉक तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन N-2 कोश के F कक्षक प्रवेश करता है। अंतिम इलेक्ट्रॉन N-2 कोश के F कक्षक में प्रवेश करता है। N-2 का मतलब है कि बाहर के दो कोश छोड़कर उसके तीसरे कोश के F कक्षक में आते हैं। जैसे कंसीडर करें सीरियम 58, सीरियम 58 का sp_df बनेगा 1s2
2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 3d10, 4p6 5s2 4d10, 5p6 6s2 और 4f1 और 5d1। क्योंकि 4f और 5d की ऊर्जा लगभग बराबर है, कम अंतर उसमें है, तो ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल है कि इलेक्ट्रॉन 4f में जा रहा है, 5d में जा रहा है। लेंथेनम 57 में इलेक्ट्रॉन 5d में आता है और फिर सीरियम के बाद सीरियम से इलेक्ट्रॉन जो है अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक बनना शुरू हो जाता है। दूसरा पॉइंट होगा बच्चों संयोजकता। डी ब्लॉक की तरह ही एफ ब्लॉक के तत्व भी परिवर्तित संयोजकता प्रकट करते हैं। जैसे सीरियम की संयोजकता +3 और +4 होती है। फिर रंगीन आयन, एफ ब्लॉक के तत्व भी रंगीन आयन बनाते हैं, क्योंकि इनमें एफ उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये रंगीन आयन बनाते हैं। इसी प्रकार अनुचुंबकीय लक्षण, एफ ब्लॉक के तत्व भी अनुचुंबकीय लक्षण प्रकट करते हैं। डी ब्लॉक के समान ही इनमें भी एफ में होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो एफ ब्लॉक के तत्व भी अनुचुंबकीय लक्षण प्रकट करते हैं। चौथी बात धात्विक प्रकृति, ये सभी तत्व धातु हैं। ये हुए एफ ब्लॉक तत्व के प्रमुख लक्षण। इसमें की खास बात कि लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व प्रकृति में बहुत कम मिलते हैं, ये तत्व प्रकृति में बहुत कम मिलते हैं, इसलिए इनको दुर्लभ मृदा धातु तत्व कहते हैं। और एक्टिनाइड श्रेणी में परमाणु क्रमांक 92 यूरेनियम, परमाणु क्रमांक 92 के बाद वाला तत्व मानव द्वारा निर्मित है, इन्हें कहते हैं ट्रांस यूरेनियम तत्व। परमाणु क्रमांक 92 के बाद के तत्व मनुष्य द्वारा निर्मित हैं, उन्हें कहते हैं ट्रांस यूरेनियम या पोस्ट यूरेनियम तत्व। ये दो महत्वपूर्ण बातें हुई एफ ब्लॉक के बारे में। फिर एफ ब्लॉक के बारे में एक घटना है, लैंथेनाइड संकुचन। लैंथेनाइड संकुचन क्या होता है बच्चों? लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर जब अंतिम इलेक्ट्रॉन 4 कक्षक में आता जाता है तो त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या बहुत तेजी से घटती जाती है। अंतिम इलेक्ट्रॉन 4 कक्षक में आने के कारण परमाणु त्रिज्या तेजी से घटने के क्रम को लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। अब एक्टिनाइड श्रेणी या 5f श्रेणी, ये श्रेणी है TH90 से लॉरेंजियम 103 तक। इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f कक्षक में प्रवेश करता है। इसका एसपीडीएफ बनाएं, तो 90 का एसपीडीएफ आप बनाएंगे, ये आपका होमवर्क है। अब दोनों श्रेणियों में अंतर, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी में अंतर, आप एक और लिखें लैंथेनाइड श्रेणी, दूसरी ओर लिखें, आप एक और लिखें एक्टिनाइड श्रेणी। पहला अंतर होगा लैंथेनाइड श्रेणी में प्रोमीथियम को छोड़कर, पीएम को छोड़कर शेष तत्व रेडियो एक्टिवहीन है। लैंथेनाइड श्रेणी में प्रोमीथियम को छोड़कर शेष तत्व रेडियो एक्टिव हीन है, जबकि एक्टिनाइड श्रेणी में सभी तत्व रेडियो एक्टिव हैं। दूसरी बात, लैंथेनाइड श्रेणी तत्व में अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक में आता है, जबकि एक्टिनाइड श्रेणी तत्व में अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f कक्षक में आता है। तीसरी बात, लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व कम ऑक्सीकरण संख्याएं जैसे कि +2, +3, +4 प्रकट करते हैं, जबकि एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं या उच्च ऑक्सीकरण संख्याएं जैसे +2, +3, +4, +5, +6, +7 तक भी प्रकट करते हैं। अगली बात होगी, लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व कम क्षारीय होते हैं, जबकि एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व अधिक क्षारीय होते हैं। अगली बात होगी, लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों में संकर यौगिक बनाने की प्रवृत्ति कम होती है, जबकि एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों में संकर यौगिक बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। ये थे लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों में अंतर। आप इनको पढ़ेंगे, आपने इनके उपयोग जानिए। जैसे कि डी ब्लॉक के तत्वों में लोहा हमारी मुख्य धातु है, कॉपर, जिंक, पीतल धातु के काम आते हैं बनाने के। खाली कॉपर को तांबा भी कहते हैं। कॉपर, गोल्ड, आरम, एयू और एजी की हम आभूषण बनाते हैं। निकल हमारा उत्प्रेरक में काम आता है। इसी तरह आयरन भी उत्प्रेरक के रूप में काम आता है।
प्राण भट्टी में यूरेनियम, एक्टिनियम, प्लूटोनियम का अपघटन होता है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये थे डी और एफ तत्वों के लक्षण। बच्चों अब हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक तत्व के योग, जिसमें एक यौगिक एमएन का कोर्स में है वो है पोटेशियम परमैंगनेट, और एक यौगिक क्रोमियम का कोर्स में है वो है K2CR27। तो बच्चों अभी हम पढ़ेंगे पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 के विषय में। हम पढ़ेंगे KMnO4 का व्यावहारिक निर्माण कैसे किया जाता है, इसके भौतिक और रासायनिक गुण, इसके उपयोग और संरचना के विषय में। तो बच्चों पहले हम पढ़ेंगे KMnO4 का व्यापारिक निर्माण। KMnO4 का व्यापारिक निर्माण पायरोलुसाइड द्वारा किया जाता है। पायरोलुसाइड मीन्स मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2। पायरोलुसाइड को वायु की धारा में KOH के साथ गर्म करते हैं, जिससे पोटेशियम मैग्नेट बनता है, और पोटेशियम मैग्नेट पर Cl2 की क्रिया कराने पर पोटेशियम परमैंगनेट बनता है। 2MnO2 प्लस 4 KOH प्लस O2 हीट करेंगे, गिव्स आउट 2K2MnO4 प्लस 2H2O। ये बना पोटेशियम मैग्नेट। और फिर पोटेशियम मैग्नेट पर क्लोरीन की क्रिया कराएंगे, 2K2MnO4 प्लस Cl2 गिव्स आउट 2KMnO4 प्लस 2KCl। ये था पोटेशियम परमैंगनेट का व्यापारिक निर्माण। फिर बच्चों इसके भौतिक गुण। नंबर 1, पोटेशियम परमैंगनेट बैंगनी रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। नंबर 2, ठंडे जल में कम विलय है किंतु गर्म जल में अधिक घुलनशील है। और नंबर 3, इसका गलनांक 250 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके बाद बच्चों इसके रासायनिक गुण, KMnO4 के रासायनिक गुण, जिसमें कि नंबर 1 हेडिंग ऊष्मा का प्रभाव। इसको हीट करते हैं तो क्या बनता है, तो 2KMnO4 हीट करेंगे, गिव्स आउट K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2। पोटेशियम परमैंगनेट को हीट करने पर पोटेशियम मैग्नेट बनता है। यह कन्वर्जन भी हुआ। कैसे बनाएंगे, पोटेशियम परमैंगनेट से पोटेशियम मैग्नेट, इसको हीट करेंगे परमैंगनेट को तो बनेगा पोटेशियम मैग्नेट, और पोटेशियम मैग्नेट पर क्लोरीन की क्रिया करा दी तो बन जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट। नेक्स्ट हेडिंग बच्चों आक्सीकारक गुण। KMnO4 प्रबल आक्सीकारक है। जैसे कि आप जानते हैं आक्सीकारक वो हुआ जिसका कि अपचयन होता है किसी क्रिया में। अपचयन क्या होता है, अपचयन मीन्स ऑक्सीकरण संख्या का कम होना, या इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, या ऑक्सीजन का रिमूवल। तो आक्सीकारक में नंबर 1 है हेडिंग। नंबर 1 रिएक्शन हाइड्रोजन पेरोक्साइड से क्रिया। अम्लीय माध्यम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड पोटेशियम परमैंगनेट को गुलाबी रंग को उड़ा देती है और मैंगनीज सल्फेट बनता है। 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 प्लस 5H2O2 gives out K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 8H2O प्लस 5O2। अब इस क्रिया में KMnO4 आक्सीकारक है। कैसे जानेंगे बच्चों, KMnO4 में Mn की आक्सीकरण संख्या प्लस 7 है, और जबकि MnSO4 में Mn की आक्सीकरण संख्या प्लस 2 है। इधर H2O2 में O की आक्सीकरण संख्या -1 है और O2 में O की 0 है। तो KMnO4 से बना MnSO4 ऑक्सीडेशन संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 7 से प्लस 2 ही, मतलब कम हुई Mn की, तो मीन्स KMnO4 आक्सीकारक हुआ, इसका अपचयन हुआ। और H2O2 का आक्सीकरण हुआ, अतः ये अपचायक है। फिर नेक्स्ट रिएक्शन होगी H2S से क्रिया। बिल्कुल सेम रिएक्शन लगभग इसी तरह की है। 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 प्लस 5H2S gives out K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 8H2O प्लस 5S। KMnO4 की ज्यादातर रिएक्शन 2, 3, 5 से शुरू होती हैं। आपने देखा H2O2 में 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 प्लस 5H2O2, H2S में 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 प्लस 5H2S। नेक्स्ट हेडिंग होगा नाइट्रस अम्ल से क्रिया। नाइट्रस एसिड से किया 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 प्लस 5HNO2 gives out K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3H2O प्लस 5HNO3। HNO2 में N की ऑक्सीकरण संख्या प्लस 3 होगी, 3 आएगी, प्लस 3 आएगी, और HNO3 में N की ऑक्सीकरण संख्या प्लस 5 आएगी। इसका मतलब HNO2 का ऑक्सीकरण हुआ, अतः यह अपचायक है और KMnO4 ऑक्सीकारक है। नेक्स्ट हेडिंग होगा SO2 से क्रिया, सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया। 2KMnO4 प्लस 2H2O प्लस 5SO2 gives out K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 2H2SO4। नेक्स्ट सेक्शन होगी आर्द्र लिगम से क्रिया। 2KMnO4
प्लस 3:4 प्लस 5H2C2O4। ये फार्मूला है आक्सीलियम का 5 मॉलिक्यूल लिए 5H2C2O4। एरो हीट करेंगे 60 to 80 डिग्री सी, गिव्स आउट H2SO4 प्लस 2-4 प्लस 8H2O और प्लस 10 CO2। इस क्रिया में आक्सीलियम का CO2 में ऑक्सीकरण होता है, अतः आक्सीलियम अपचायक है, और K-4 का अपचन होता है, अतः वो ऑक्सीकारक है। नेक्स्ट चेकिंग होगा अम्लीय पैरासल्फेट से क्रिया। 2K-4 प्लस 8H2SO4 प्लस 10FeSO4 gives out K2SO4 plus 2-4 plus 8H2O plus 5Fe2SO4 whole thrice। ये बना फेरिक सल्फेट। मीन्स अम्लीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में बदल देता है। फिर अगली हेडिंग होगी बच्चों पोटेशियम आयोडाइड से क्रिया, Ki से क्रिया। 2K-4 plus 8H2SO4 plus 10Ki is equal to 5I2 plus 6K2SO4 plus 8H2O plus 2MnSO4। बच्चों ये थी पोटेशियम परमैंगनेट के मुख्य रासायनिक गुण। अब इसके उपयोग की बात है। पोटेशियम परमैंगनेट के उपयोग नंबर 1 गर्मिसाइड यानी जीवाणुनाशक के रूप में, ये पेयजल को ड्रिंकिंग वाटर को शुद्ध करने में काम आता है। नंबर 2 ऑक्सीकारक के रूप में। नंबर 3 वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस यानी आयतनीय विश्लेषण में। और नंबर 4 असंतृप्तता का परीक्षण करने में। बच्चों संतृप्त यौगिक यानी सैचुरेटेड और असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड में हम कैसे परीक्षण करते हैं। संतृप्त यौगिक क्षारीय K-4 से क्रिया नहीं करते, जबकि असंतृप्त यौगिक क्षारीय K-4 को रंगहीन कर देते हैं। तो K-4 द्वारा संतृप्त और असंतृप्त यौगिकों में अंतर किया जा सकता है। ये थे K-4 के उपयोग। अब नेक्स्ट हेडिंग होगा K-4 की संरचना। बच्चों K-4 में मैग्नेट आयन है MnO4 1-। इसकी संरचना चतुष्फलकीय होती है। ये बैंगनी रंग का होता है। इसमें Mn के ऑक्सीजन का प्लस 7 है। इसका बैंगनी रंग डी कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण नहीं होता, डी संक्रमण के कारण नहीं होता। इसका बैंगनी रंग O परमाणु से Mn की तरफ आवेश स्थानांतरण के कारण होता है। ध्यान रखेंगे MnO4 डबल माइनस मैग्नेट आयन है, वो हरे रंग का होता है। उसका हरा रंग अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। और MnO4 1- ये परमैंगनेट आयन है, इसका बैंगनी रंग O से Mn की तरफ आवेश स्थानांतरण के कारण होता है। ये था बच्चों K-4 के विषय में। अब आप लोग अपना होमवर्क नोट करें, जैसे कि कोबाल्ट आयन लाल रंग के होते हैं क्यों। दूसरा प्रश्न क्यूप्रिक आयन नीले रंग के होते हैं क्यों। तीसरा प्रश्न डी ब्लॉक के तत्व यौगिक तत्व अनुचुंबकीय होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व अनुचुंबकीय होते हैं क्यों। इस वीडियो में बच्चों इतना ही। इसके बाद K2 से R2 7 हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। हैव अ नाइस डे।